सिर पर नवाबी टोपी, मुंह में पान और उर्दू की मिठास भरी जबान, और उसके बाद में लंबा सा कुर्ता या चोला। इस प्रकार का एक अंदाज होता है लखनवी लोगों का, लखनवी नवाबों का। तो आइए आज हम जो पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी की रचना है। कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 12 लखनवी अंदाज यशपाल जी के द्वारा रचित आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यशपाल जी का जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। इन्होंने अपने बचपन में जैसे जैसे युवा वर्ग को प्राप्त होते गए, इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी रचनाएं कहानी संग्रह, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, नाटक इत्यादि इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। यह जो प्रस्तुत पाठ है लखनवी अंदाज, इसके में लेखक ने एक ऐसे नवाब को अपना वर्णन का विषय बनाया जो लेखक के समक्ष, लेखक के सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की बजाय सूंघ करके उसका रसास्वादन किया, और सूंघने के बाद पेट के भरने का ऐसा एहसास लिया कि उन्होंने डकार भी ली। मतलब नवाबी लोग होते हैं, वो खीरे को सूंघने मात्र से ही उनका पेट भर जाता है। सूंघ सूंघ करके उन बाकी जो शेष बची फाकों को खिड़की से बाहर फेंकते रहे। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता रहा। इसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। लेखक की रेल यात्रा से हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। पैसे बचाने के चक्कर में जनरल क्लास में यात्रा करना चाह रहा था, लेकिन फिर यह सोचकर कि भीड़ से बच जाएंगे और कहानी के संबंध में भी कुछ विषय को सोच पाएंगे और उन्हें प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को भी मिल जाएंगे, अतः उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। भागते भागते वे सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा तो खाली ही होगा, क्योंकि उसके पैसे ज्यादा चार्ज होते थे। लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए हैं। तौलिया बिछाया हुआ है और उन पर खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा अचानक उस डिब्बे में आ जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उधर नवाब साहब भी सोच रहे थे कि पूरे डिब्बे में हम अकेले बैठे हुए हैं, जैसा चाहे वैसा करें। तो उन्होंने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, न लेखक से उन्होंने परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से, उन्होंने भी आंखें चुरा ली। इस तरह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख करके विपरीत दिशा में देखने लगे। अब नवाब साहब का एकदम भाव परिवर्तन कैसे होता है, उनके एकांत में कैसे खलल पड़ता है, उसका वर्णन देखें। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा।
अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफर करता हुआ उन्हें देखे, क्योंकि नवाब साहब के भी नखरे बड़े स्टैंडर्ड क्लास के थे, ऊंचे थे। सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरे, इस तरह का अनुमान लेखक लगा रहा है कि सफर को काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे हैं। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाने में संकोच हो रहा है। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। अचानक उनका भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरा खाने का आग्रह करने लगे। लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने भी शुक्रिया के अंदाज में कहा कि बिला शौक फरमाए। नवाब साहब का खीरे को काटना। अब अगला क्रम क्या है? भाव परिवर्तन होने के बाद में खीरे को काटना। देखो आप, नवाब साहब ने बड़ा राजशाही तरीके से खीरे को काटा है। नवाब साहब कुछ देर खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ निश्चय करके नीचे रखे पानी से भरे लोटे से उन्होंने सबसे पहले खीरे को धोया, फिर तौलिए से, और इन सब में उन्होंने समय लिया। तौलिए से उन्होंने पोंछा, जेब से चाकू निकाला और उन खीरों के सिर काटे और उनका खारापन कम करने के लिए उनके सिरों को आपस में रगड़ करके उनका झाग निकाला। फिर खीरों को छीला और उसके बाद में उनकी फांकों को बड़े तरीके से काट करके तौलिए पर सजा दिया। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा, नमक इत्यादि लगा हुआ मसाला भी बुरका। लेखक उनकी भाव भंगिमाएं देखे जा रहे थे और उनकी भाव भंगिमाओं से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसा स्वादन मात्र से ही पानी आ रहा है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाए। लखनऊ का बालम खीरा है, साधारण खीरा नहीं है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से इसकी फांकें पनियारी हो गई है। पनियारी फांके का मतलब फांकों पर पानी आ जाना और देखने वाले के मुंह में भी पानी आ जाना, इस तरह की। लेकिन लेखक पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे, इसलिए उन्होंने आत्मसम्मान में दूसरी बार भी मना कर दिया और कहा कि मेरा मैदा जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने एक एक फांक को सूंघ करके फिर देखो कैसे नवाबी अंदाज से उन्होंने खिड़की से बाहर फेंका। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी हुई खीरों की फांकों को एक बार फिर देखा और मुंह के पास में ला करके, नाक के पास में ला करके एकदम सूंघा। और सूंघने का अंदाज ऐसा उन्होंने दिखाया कि नवाबी लोग होते हैं, बड़े रईस होते हैं, खीरे जैसी तुच्छ चीज को खाते नहीं है, केवल सूंघ करके ही उसका आस्वादन ले लेते हैं और फिर फेंक देते हैं। साधारण मनुष्य होते हैं वो खीरा खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, हम तो केवल उसको सूंघते हैं। खीरे को नाक के पास में लाकर दीर्घ श्वास लिया, एक लंबी सांस ली, फिर एक एक फांक उठाई और होठों तक लाए, सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें उन्होंने अपनी बंद कर दी। मुंह में पानी भर आया और उसको गले के नीचे उतार दिया और फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ, जैसे अपन है ना कोई भोजन वगैरह करके एकदम क्या अब समाप्त हो गया तो हाथ और होठ मुंह वगैरह पहुंचते हैं, और उन्होंने बड़े घरवीले अंदाज से हाथ और होठ पहुंच करके इस प्रकार का अभिनय किया कि बस हमने खीरा खा लिया है। नवाब साहब फिर उसके बाद में उन्होंने डकार लेने का भी अभिनय किया। नवाब साहब खीरा सूंघ कर और फेंक कर हाथ मुंह पहुंच करके लेट गए, मानो इस काम से वो बड़े थक गए हों। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया है। नवाबी लोग नाजुक भी तो होते हैं। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरे के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है?
पेट भर सकता है क्या ऐसे कोई? इसी बीच नवाब साहब को डकार भी आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि खीरा होता अच्छा है, स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन अब पेट भारी भारी जैसा लग रहा है। अब लेखक को प्रेरणा मिली। कैसे प्रेरणा मिली? कि उन्होंने किस उद्देश्य के लिए यात्रा की थी, वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा था। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। अब उसको ऐसा ज्ञान हुआ कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से भी नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। ये उद्देश्य था पाठ का और लेखक की यात्रा करने का, जो कि उन्होंने नवाब साहब के अभिनय से उनको पूर्ण होता दिखा। तो ये इस प्रकार से यशपाल जी के द्वारा रचित लखनवी अंदाज आपके सामने सार के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस पाठ को कम से कम, जैसे कोई ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ज्यादा बीमारी में सुबह, दोपहर और शाम को ये दवाई दे देना। तो मेरा भी आप लोगों से निवेदन है कि इस पाठ को, इसके सार का वीडियो सुबह, दोपहर और शाम को दिन में 3 बार, 3 दिन तक भी अगर आप इसको देख लेते हैं, मैं इस चीज को अपने हृदय पर हाथ रख करके कह सकता हूं कि इस पाठ से संबंधित हर एक प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हैं और दूसरों को, अपने मित्रों को समझा भी सकते हैं। तो भी पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर हम इस नीचे लिखे गए लिंक पर भेज रहे हैं, आप उसको क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरा ये निवेदन रहता है कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप उसको बार बार देखें, बार बार उसका मनन करें, अपने आप याद हो जाएगा। मंदिर में जाते हैं, कोई भी भक्त किसी भी श्लोक को, किसी भी आरती को रटता नहीं है, रोज रोज देखता है, रोज रोज पढ़ता है, 2-3 दिन बाद में वो सब मंत्र और आरती याद हो जाती है। यही प्रक्रिया आपको पढ़ाई में अपनानी है। आओ पढ़े चैनल के साथ में आप लोग सहयोग बनाए रखें और हम एक से बढ़कर एक वीडियो किसी भी विषय के 10वीं और 12वीं से संबंधित सभी विषयों के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।